गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रजेश त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के सामने लाइव हूं और मैं कंप्यूटर साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट C++ के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चलो आज हम जानते हैं कि C++ की क्यों रिक्वायरमेंट हुई, C++ है क्या, C++ से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो C++ बेसिकली C++ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम ऊप के नाम से बोल सकते हैं। ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं? ये सारी लैंग्वेज जो है तो कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इन लैंग्वेजेस का यूज करके हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक यू नो वेल व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो फिर भी चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स को हम क्यों बनाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, तो उनके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ऊप को जानने से पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट जानते हैं कि ऊप्स को हमने क्यों यूज किया। ऊप का क्या रिक्वायरमेंट है, ऊप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो मेनली इन लैंग्वेजेस की सहायता से हम क्या बनाते थे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर्स को एग्जीक्यूट, जो भी कंप्यूटर में जितने तरह के काम होते हैं वो टोटली डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हम कंप्यूटर को चला नहीं सकते। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और इन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते थे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? हमारा एक सॉफ्टवेयर। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम is called software। प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्टवेयर। और ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। निर्देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस is called program। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्रामों का जो निर्देश, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शंस को अपन हिंदी में निर्देश भी बोलते हैं। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम्स। और इन प्रोग्रामों का जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर्स। प्रोग्राम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ कोड लिखने होते हैं। वो कोड क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोग्राम्स। और उन कोड को लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ता है, जैसे सी हो गई, C++ हो गया, जावा हो गया, .NET हो गई। इन बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते थे। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग टाइम पे आई हैं। तो जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट पहले जब स्टार्टिंग में मशीन लेवल लैंग्वेज थी, तो वहां पे जब हम सॉफ्टवेयर्स बनाते थे तो हम मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज करते थे। देन इसके बाद हमारा आया है मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज का हमने यूज किया। असेंबली लैंग्वेज के बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज आना चालू किया। उसमें फॉर्ट्रन हो गया, पास्कल हो गया और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई। लेकिन जो बेल एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं वो है हमारी सी प्रोग्रामिंग को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये सॉफ्टवेयर्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे ही हमने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया। तो स्टार्टिंग में जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो कुछ इस तरह से थी जिनका यूज करके हम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते थे। सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन।
सॉफ्टवेयर के विकास में सबसे पहले जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग में थी, जिसे हम 01 के नाम से जानते हैं, और ये हमारी क्या है, मशीन लैंग्वेज। और फिर इसके बाद हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज आई वो हमारी क्या है, असेंबली लैंग्वेज। और देन इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद हमारी जो लैंग्वेज आई है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सहायता से हमने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लैंग्वेजेस यूज होती थी, जब हम सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के तो हम कंप्यूटर को चला नहीं सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग का विशेष योगदान है। मतलब बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते थे। तो जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में आए तो उस समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी, तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज हम करते हैं, जिसे हम 01 के नाम से भी जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज आई वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम क्या करते थे कि निमोनिक्स कोड यूज होते थे। असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज करते थे, हमने असेंबली लैंग्वेज में हमने निमोनिक्स कोड यूज किए, और ये कोड इतने होते थे कि इनको याद करना इतना आसान नहीं था। इनको याद करने के लिए बहुत सारे कोड होते थे। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, उनको याद करना, उतने शब्द याद करना बहुत कठिन काम है। जैसे अगर हमें एडिशन करना है, एडिशन के लिए हम यहाँ पे कोड आया ऐड हम लिख देंगे तो वहां पे ये समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम में हम एडिशन कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए कोड हम SUB यूज करते थे। इसी तरह से हर चीज के कोड बनाए गए थे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम MUT यूज करते थे, डिवीजन के लिए DIV यूज करते थे। इस तरह से हर चीज के कोड बनाए हुए थे। इन सारे कोड्स को याद करना बहुत कठिन काम था। और डियर स्टूडेंट, मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पे हर एक चीज 01 के फॉर्म में होती थी। जो एक्चुअल में प्रोग्रामर होता था सिर्फ वही उसको समझ सकता था, बाकी उसको कोई समझ नहीं सकता था। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम मशीन लेवल लैंग्वेज का भी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज के में जैसे हमें 3+4 करना है, तो हम तो 3+4 समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता था, 0 और 1। अगर हमें 3+4 करना है तो उसको सबसे पहले हमें बाइनरी कन्वर्जन हमें आना चाहिए, और तभी हम उन चीजों को समझ सकते थे। जैसे अगर हमें 3+4 कितना होता है, 7, तो हमें सबसे पहले 3 की बाइनरी निकालना होता था। 3 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 1 1, और 4 की बाइनरी क्या होती है, 0 1 0 0। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे 1 1 1 और 0। ये हमारी बाइनरी वैल्यू है किसकी, 7 की। ये 7 की बाइनरी कितनी होती है, 0 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल में जो हम लोग समझते हैं वो 7 है, बट जो कंप्यूटर समझता था उस टाइम पे वो क्या समझता था, ये बाइनरी। तो जब भी हमें 3+4 की वैल्यू को ऐड करना है तो हमें उसकी बाइनरी में उसको कन्वर्ट करना पड़ता था, और इतने सारे कोड याद करना किसी के लिए भी बहुत कठिन काम था। तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर बनते थे उनको बनाने में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर इसके बाद इन कोडों को थोड़ा सा कम करने के लिए उन्होंने एक असेंबली लैंग्वेज को लाया। असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज करके हमने निमोनिक्स कोड को यूज किया। निमोनिक्स कोड में हम क्या करते हैं कि जैसे हमें
एडिशन करना है तो एडिशन के लिए हम ऐड यूज करते थे, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUT और डिवीजन के लिए DIV यूज करते थे। इस तरह से फिर इसके बाद असेंबली में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई कि इतने सारे कोड्स को हर एक मतलब कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए कोड याद करना बहुत कठिन हो गया था। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जिसे हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, जिन्हें आप लोग सी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी क्या है, सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग को भी आप लोग जानते हैं, जिसको हम पॉप के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म हमने बताया आपको, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और ये एक वेल फॉर्मेटेड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम आसानी से सॉफ्टवेयर्स बनाने लगे। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उन वेबसाइट्स को सिक्योर ढंग से चलाने के लिए हम सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा ही सिक्योर्ड है और सबसे अच्छी बात यह है कि वेल सिक्वेंशियल है, वेल फॉर्मेटेड है, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोग्रामिंग को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका डेवलपमेंट 1972 में बेल लैबोरेटरी इन USA में डेनिस रिची ने किया था। सी का आविष्कार 1972 में डेनिस रिची ने AT एंड बेल लैबोरेटरी इन USA में इसका डेवलपमेंट किया। अब इसके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट ब्रॉड लेवल में बढ़ा, तो हमने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया। अब यहाँ पे जैसे हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बना लिया, अब वहां पे हमें कुछ एडअप करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ नई चीजें जोड़ना है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे सी के साथ, प्रॉब्लम ये है कि वो एक सिक्वेंशियल बेस पे चलती है। मतलब एक बार आपने उसके बारे में सोच लिया कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, बैंक के बारे में सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप पूरी चीजें आप पहले रफ वर्क करते हो, फिर इसके बाद उसको आप प्रोग्रामिंग में, कोड में कन्वर्ट करते हो। तो वो चीजें आप प्रॉपर वे पे एक सिक्वेंशियल बेस पे करते हो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबका आप मॉड्यूल तैयार करते हो और उन मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ के उसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हो। तो ये क्या है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल है। और इसके साथ हमें प्रॉब्लम ये कि अगर हमें फिर से ऐड करना है तो हमें फिर से शुरू से कोडिंग लिखना पड़ेगा, फिर से स्टार्टिंग से कोड लिखना। और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे, हमने बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्राम मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है, और एक सॉफ्टवेयर में सोचिए कितने सारे कोड होंगे और उन कोड को दोबारा बनाना कितना कठिन काम है। तो इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज किया, जिसे हम C++ के नाम से भी जानते हैं। इसका आविष्कार जार्ने स्ट्रॉस स्टफ ने 1980 के टाइम पे बेल लैबोरेटरी, AT&T बेल लैबोरेटरी में ही इसका डेवलपमेंट किया। और इन दोनों में चलिए हम बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा लैंग्वेज का इवैल्यूएशन हम कैसे, क्यों यूज करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, और क्या इनके इंपॉर्टेंस हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। तो पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज, फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम्स थी तो उसको हमने दूर किया। वो कौन सी दूसरी हमारी लैंग्वेज थी, वो असेंबली लैंग्वेज थी। और फिर इसके बाद हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया, और देन फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया, जिसे हम ऊप्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++। तो C और C++ में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये कॉमन जो भी इसमें प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। C को हम सबसे पहले पॉप के नाम से जानते हैं, इसको हम ऊप के नाम से जानते हैं। पॉप को हम जानते हैं, पॉप का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
और ये ऊप जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। दूसरा डिफरेंस सी का, ये दोनों लैंग्वेज जो है तो कंपाइलर बेस्ड होती हैं। इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंपाइलर्स का यूज करते हैं। इसका नाम है टीसी, टीसी प्लस प्लस। ठीक है, दोनों में सी प्रोग्रामिंग हम इसमें भी बना सकते हैं, सी प्लस प्लस भी बना सकते हैं। इसको हम टर्बो सी के नाम से जानते हैं। ये सी का कंपाइलर है और ये सी प्लस प्लस का कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो इनका टेक्स्ट एडिटर होता है वो इंग्लिश में होता है और कंप्यूटर हमारा बाइनरी में समझता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर्स का यूज करते हैं। कंपाइलर्स क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ पाए और हमें हमारे उपयुक्त आउटपुट दे पाए। तो कंपाइलर का मेनली काम क्या है कि हमारे द्वारा जो बनाया गया सोर्स कोड कौन बनाता है, हम लोग। ये जो सी या सी प्लस प्लस का जो टेक्स्ट एडिटर्स होता है वहां पे हम कोड्स को लिखते हैं और इसके बाद हम प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि प्रोग्राम सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और इसके बाद हमें उपयुक्त ऑब्जेक्ट कोड रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है जो हम समझते हैं। तो जो ये कंपाइलर होते हैं इनके पढ़ने का दोनों का अलग अलग तरीका। सी का जो कंपाइलर होता है या सी के प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो कंपाइल करता है वो टॉप टू बॉटम करता है। मतलब जो भी सोर्स कोड हमने लिखा है टेक्स्ट एडिटर में उनको पढ़ने का काम, लिखने का काम और उनको कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर जो है तो टॉप से बॉटम करता है। और यहाँ पे जो कंपाइलर है वो बॉटम से टॉप करता है। कोड को पढ़ने, उनको कन्वर्ट करने का काम, उसमें जो भी एरर्स हैं, जो भी गलतियां हैं उनको बताने का काम जो कंपाइलर है वो बॉटम से टॉप करता है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो सी का कंपाइलर है वो टॉप से बॉटम प्रोग्राम्स को रीड करता है और सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम्स को सॉरी बॉटम से टॉप रीड करता है। सॉरी, टॉप बॉटम से टॉप प्रोग्राम्स को रीड करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। अब इनको अगला जो हमारा डिफरेंस है यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में इनपुट के लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं, स्कैनफ का यूज करते हैं। यहाँ पे हम इनपुट के लिए सिन का यूज करते हैं, इन फॉर इनपुट। ये हमारा किसके लिए होता है, इनपुट के लिए। और यहाँ पे इनपुट के लिए हम स्कैनअप का यूज करते हैं। और आउटपुट के लिए, आउटपुट जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ को यूज करते हैं और यहाँ पे आउटपुट के लिए हम सी आउट का यूज करते हैं, यहाँ OUT फॉर आउटपुट। तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है, सी और सी प्लस प्लस में। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको ये सी और सी प्लस प्लस में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा कि सी को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। सी को हम कंपाइल करने के लिए सी का जो कंपाइलर है प्रोग्राम्स को टॉप टू बॉटम रीड करता है और सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो बॉटम से टॉप प्रोग्राम्स को रीड करता है। और सी में हम इनपुट के लिए स्कैनअप का यूज करते हैं, आउटपुट के लिए प्रिंटफ का यूज करते हैं। सी प्लस प्लस में इनपुट के लिए हम सिन का यूज करते हैं और आउटपुट के लिए हम सी आउट का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ और हम जानते हैं सी प्लस प्लस के बारे में।
तो हमने आपको बताया कि सी क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या कहने का मतलब, कोई भी अगर हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं तो प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद हमें ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, और देन ये काम करना है, मतलब एक फॉर्मेटेड, एक स्ट्रक्चर्ड होता है। बट यहाँ पे हर चीज ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, मतलब कोई भी काम हमें करना है तो हमें जस्ट उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करना है। मतलब हर चीज यहाँ पे एक डाटा होगा और हर एक डाटा का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी, डाटा, फंक्शन, फंक्शन, डाटा, तो यहां पे आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो अलग अलग हैं। इस डाटा का कुछ और फंक्शन है, इस डाटा का कुछ और फंक्शन है, और ये दोनों आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। अगर हमें बाद में प्रोग्राम्स में कुछ अपडेट करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो हम यहाँ पे आसानी से उन डाटा फंक्शंस को आपस में जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एक एंटिटीज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि फ्रूट, फ्रूट एक क्लास है। फ्रूट क्या है? एक क्लास है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो सकता है? मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। तो ये फ्रूट नाम के क्लास के, फ्रूट क्या है यहाँ पे? एक क्लास है, और इस क्लास के ये सारे क्या हैं? मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, या इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्लास का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो हर चीज हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में डिवाइड करते हैं और आपस में उन दोनों को ऐड करते हैं, और इस तरह से हम हर एक को, एक ऑब्जेक्ट को एक क्लास की तरह से डिफाइन करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट को उसके क्लास के साथ हम जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए एक क्लास है, ऑब्जेक्ट बी एक क्लास है, इसके कुछ ऑब्जेक्ट हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्ट हैं, और इन सारे ऑब्जेक्ट को हम एक क्लास के अंदर जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऊप का कॉन्सेप्ट है, वहां पे हमने हर चीज को ऑब्जेक्ट और क्लास में डिवाइड किया है और उनको आपस में हमने जोड़ा है। तो इस तरह से हम सारे ऑब्जेक्ट और क्लास की तरह से इनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट, C++ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपसे और डिस्कस करूंगा। आज तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था C++ का, जो आपको समझ में आया होगा। कल से हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना, और इसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो सी में नहीं थे, C++ ने डेराइव किया, क्योंकि सी में ये सारे ऑब्जेक्ट और क्लास के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं थे। वहां पे ये जो ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम ऊप के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में हम प्रोग्राम्स के बारे में भी जानेंगे, सिंपल कोडिंग कैसे करते हैं, इनको हम बनाते कैसे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले हम इसकी जो थ्योरी है, जो बेसिक नीड है, उसको हम सीखेंगे। इसके बाद हम आगे प्रोग्रामिंग और कोडिंग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।